ओशो की शायद सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा विवादास्पद किताब संभोग से समाधि की ओर के बारे में। हम इसके पीछे की जो क्रांतिकारी विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और ये पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई इंसान की सबसे बुनियादी, सबसे नेचुरल एनर्जी अध्यात्म की सबसे बड़ी कुंजी बन सकती है। तो सवाल बहुत सीधा और गहरा है। क्या हमारी सेक्सुअल एनर्जी, जिसे समाज, आप जानते हैं, अक्सर दबाता है या गलत नज़र से देखता है, क्या वो सच में सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का रास्ता हो सकती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी फिलॉसफी के, इस पूरी चर्चा के सेंटर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओशो का जो मेन आइडिया है वो समाज में चली आ रही मान्यताओं को एक तरह से सीधी टक्कर देता है। उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट पर खुलकर बात की जिसे सदियों से शर्म और रहस्य के पर्दे में ही रखा गया है। ओशो के लिए सेक्सुअल एनर्जी कोई रुकावट नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में कोई बाधा नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है। उनका मानना था कि अगर इसे ठीक से समझा जाए और सबसे जरूरी इसे ट्रांसफॉर्म किया जाए तो यही काम वासना, यही लस्ट, प्रेम के मंदिर तक पहुंचने की सीढ़ी बन सकती है। क्या कमाल की बात है। तो सवाल उठता है कि अगर ये एनर्जी इतनी पावरफुल है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ओशो के मुताबिक प्रॉब्लम है समाज के रवैये में। समाज ने इस नेचुरल एनर्जी को बहुत ही गलत तरीके से हैंडल किया है, जिससे दमन यानी रिप्रेशन और जुनून यानी ऑब्सेशन का एक खतरनाक साइकिल बन गया है। और ये दो एक्सट्रीम्स क्या हैं? देखिए, एक तरफ है दमन, रिप्रेशन, जहां सेक्स को पाप मानकर कुचला जाता है। इससे क्या होता है? गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट है भोग यानी ऑब्सेशन, जहां इसे सिर्फ एक चीज, एक कमोडिटी बना दिया गया है, जिसका कमर्शियलाइजेशन आखिर में सिर्फ खालीपन ही देता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि किसी नेचुरल एनर्जी को दबाने से वो खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं। ओशो का तर्क था कि दमन उसे और भी ज्यादा बिगाड़ देता है, उसे परवर्टेड बना देता है, और फिर यही एनर्जी एक अजीब से जुनून और मानसिक बीमारियों की शक्ल में बाहर निकलती है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी फिलॉसफी के सबसे क्रांतिकारी, सबसे रैडिकल आइडिया पर। ओशो का तर्क ये है कि इसी फिजिकल एक्ट के अंदर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव छिपा हुआ है, समाधि की एक छोटी सी, एक पल भर की झलक। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये समाधि है क्या। देखिए, समाधि एक ऐसी स्टेट है परम आनंद की, जहां वक्त का पता नहीं चलता, कोई विचार नहीं होता। ये एक ऐसा पल है जहां मैं का एहसास, हमारा ईगो, वो पूरी तरह से घुल जाता है और इंसान को लगता है कि वो पूरी कायनात के साथ एक हो गया है। और यहीं ओशो वो कनेक्शन जोड़ते हैं जो इतना क्रांतिकारी है। उनका मानना है कि सेक्स के पीक मोमेंट में, यानी ऑर्गेज़म में, एक आम इंसान भी बिना जाने समझे समाधि जैसी ही ईगोलेस, आनंद से भरी स्टेट को महसूस करता है। बस फर्क ये है कि ये एक्सपीरियंस बिजली की चमक जैसा होता है, आया और गया, बहुत ही टेम्पररी। तो अगला सवाल ये है कि इस छोटे से पल भर के एक्सपीरियंस को परमानेंट कैसे बनाया जाए। यहीं से शुरू होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का साइंस। ओशो इसके लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं। ये पूरी जर्नी 5 स्टेज में होती है। सबसे पहले है काम यानी फिजिकल डिजायर्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आता है प्रेम, जहां इमोशनल कनेक्शन जुड़ता है। तीसरा और सबसे सबसे जरूरी स्टेप है जागरूकता। इसके बाद आती है मौन की स्टेट और आखिर में समाधि, मतलब एनर्जी का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरी प्रोसेस के जो चाबी है ना, वो है जागरूकता, अवेयरनेस। ओशो कहते हैं कि सिर्फ एक पार्टिसिपेंट मत बनो, उस एक्सपीरियंस के साक्षी बनो, एक विटनेस, मतलब बिना जज किए पूरी अवेयरनेस के साथ हर पल को फील करो। यही वो होश है जो भोग को ध्यान में बदल देता है। तो जब ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है तो बाहरी मिलन की, किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत धीरे धीरे कम हो जाती है, और तब ये जर्नी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, एक इंटरनल यूनियन, जिसे ओशो ध्यान कहते हैं। ओशो के लिए ध्यान अपने आप में एक बहुत गहरा मिलन है। ये किसी बाहरी पार्टनर के साथ नहीं, बल्कि अपने ही अंदर, अपने ही अस्तित्व के साथ एक हो जाना है। ये वो आनंद है जो किसी बाहर की चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अंदर से ही पैदा होता है।
और यहीं पर ओशो ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। वो कहते हैं कि एक ब्रह्मचर्य होता है जो दमन से, जबरदस्ती से आता है। वो एक लगातार लड़ाई है, अंदर एक ज्वालामुखी धधकता रहता है। लेकिन जो असली ब्रह्मचर्य है वो ध्यान का एक नेचुरल नतीजा है, एक बाई प्रोडक्ट। जब अंदर ही इतना गहरा आनंद मिलने लगता है तो बाहरी इच्छाएं अपने आप ही शांत हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने रेडिकल आइडियाज होंगे तो विवाद तो होगा ही। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए ओशो की इन टीचिंग से जुड़ी जो आलोचनाएं हैं उनको समझना भी बहुत जरूरी है। तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं? पहली बात तो यही कि उनकी सेक्स गुरु वाली एक कंट्रोवर्शियल इमेज बन गई। दूसरा, ये भी कहा जाता है कि उनकी टीचिंग्स ज्यादातर एक मेल पर्सपेक्टिव पर बेस्ड हैं। एक और बड़ा रिस्क ये है कि इन आइडियाज का इंस्टीट्यूशनल लेवल पर गलत इस्तेमाल हो सकता है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और आखिर में इन दावों की एथिकल और साइंटिफिक वैलिडिटी पर भी सवाल उठते रहे हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं। ओशो की पूरी फिलॉसफी इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है कि हमारी सबसे पावरफुल एनर्जी को क्या करना चाहिए। क्या उससे लड़ना चाहिए, उसे दबाना चाहिए, या फिर उसे समझकर अवेयरनेस के साथ एक हायर कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।